चलिए भारत की उस विशाल और कभी न खत्म होने वाली कहानी में चलते हैं जो हजारों सालों में फैले असाधारण विचारों, शाही ताकत और आज़ादी के संघर्षों से होकर गुजरती है। तो एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, क्या भारत का इतिहास सिर्फ गुजरे हुए वक्त में हुई घटनाओं का एक रिकॉर्ड भर है, या फिर ये एक जिंदा धड़कते हुए ताने बाने जैसा है जिसके हर धागे में एक अलग कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज भी इसी पल हमारे आज को बना रही है। तो आइए इस ताने बाने के सबसे पहले धागों को पकड़ते हैं। हमारा ये सफ़र दुनिया के सबसे पहले और महान शहरी समाजों में से एक से शुरू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता वाकई इंजीनियरिंग का एक कमाल थी। जरा सोचिए, मोहनजोदड़ो जैसे शहर एकदम सटीक ग्रिड पैटर्न पर बने थे और उनकी जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम थी वैसी उस प्राचीन दुनिया में कहीं और नहीं थी। उनकी एक अपनी रहस्यमयी लिपि थी जो आज तक एक पहेली बनी हुई है, और उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। सिंधु घाटी के बाद आया वैदिक युग। ये वो दौर था जब वेदों की रचना हुई। इसने संस्कृत भाषा और धर्म, कर्म और मोक्ष जैसे गहरे विचारों को जन्म दिया। ये वो आइडियाज थे जो भारतीय सोच की नींव बने, और इन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि आने वाली सदियों के पूरे सामाजिक और दार्शनिक ढांचे को शक्ल दी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब इस उपमहाद्वीप में पहली बार बड़े पैमाने पर राजनीतिक एकता हुई, और उसके बाद एक असाधारण सांस्कृतिक स्वर्ण युग आया। यहाँ से शुरू होती है मौर्य साम्राज्य की कहानी, जिसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन इसके सबसे मशहूर शासक हुए सम्राट अशोक। कलिंग के भयंकर युद्ध ने उनका दिल पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी जिंदगी धर्म के प्रचार के लिए लगा दी। धर्म यानी सिर्फ कोई नैतिक कानून नहीं, बल्कि एक सही और अच्छा जीवन जीने का तरीका। मौर्य साम्राज्य के बाद एक ऐसा दौर आया जिसे सही मायनों में भारत का सुनहरा दौर या गोल्डन एज कहा जा सकता है। इस वक्त में कला, विज्ञान और साहित्य ने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और हाँ, इसी युग ने दुनिया को सबसे क्रांतिकारी तोहफों में से एक दिया, एक संख्या के तौर पर शून्य की अवधारणा। जरा इस दौर की उपलब्धियों की रेंज देखिए। शून्य और डेसिमल सिस्टम ने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। आर्यभट्ट ने तारों और ग्रहों के राज खोले, सुश्रुत ने सर्जरी को एक नई दिशा दी, और कालिदास के नाटकों ने साहित्य को अमर बना दिया। ये सच में एक बौद्धिक विस्फोट का समय था। चलिए अब मध्ययुगीन दौर की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा समय था जब इस्लामी शासन के आने से संघर्ष तो हुए, लेकिन साथ ही संस्कृतियों का एक नया और अनोखा संगम भी बना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने उत्तरी भारत में फारसी कल्चर और शासन के इस्लामी तौर तरीकों को आम किया। यही वो समय था जब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जन्म हुआ, जिसने हमें कुतुब मीनार जैसे शानदार और यादगार इमारतें दी। मुगल साम्राज्य ने इस कल्चरल मिक्स को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, और ये स्लाइड दो सम्राटों की सोच के बीच का गहरा फर्क दिखाती है। एक तरफ अकबर थे, जिनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति साम्राज्य को जोड़ रही थी, तो दूसरी तरफ औरंगजेब, जिनकी सख्त सोच ने साम्राज्य की दिशा और उसका भविष्य दोनों ही बदल दिए। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। यूरोपीय शक्तियों का आना, ब्रिटिश कंट्रोल का बढ़ना, और फिर उसके खिलाफ आज़ादी के लिए एक लंबे और मुश्किल संघर्ष की शुरुआत। तो ये सब हुआ कैसे? एक ट्रेडिंग कंपनी पूरे उपमहाद्वीप की शासक कैसे बन बैठी? ये धीरे धीरे हुआ। प्लासी की लड़ाई एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, जिसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे लड़ाई और कूटनीति के जरिए पूरे भारत पर अपना कंट्रोल जमा लिया। और इसका अंत हुआ 1857 के विद्रोह के बाद, जब ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। इसी गुलामी के खिलाफ संघर्ष ने एक नए और बेहद ताकतवर दर्शन को जन्म दिया, सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। ये महात्मा गांधी का विचार था कि अन्याय का मुकाबला हिंसा से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण, सविनय अवज्ञा और नैतिक ताकत से करना है। और इसका सबसे ताकतवर प्रदर्शन था 1930 का दांडी मार्च। नमक पर लगाए गए अंग्रेजी टैक्स के खिलाफ गांधी 240 मील पैदल चले। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा सांकेतिक काम था, जिसने पूरे देश को आज़ादी के लिए एक कर दिया और दुनिया को सत्याग्रह की ताकत दिखाई।
अब हम कहानी के उस फैसले वाले मोड़ पर आ गए हैं जहां आज़ादी तो मिली, लेकिन बंटवारे के एक भयानक सदमे के साथ। और फिर शुरू हुआ एक नए राष्ट्र को बनाने का एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम। ये जो नंबर है 1.5 करोड़, ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जो 1947 में भारत के बंटवारे के दौरान बेघर हुए। ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापनों में से एक था, जो अपने पीछे हिंसा और तकलीफ के गहरे जख्म छोड़ गया। लेकिन उसी दर्द और उथल-पुथल के बीच एक नए देश की उम्मीदों को आवाज मिली। भारत के संविधान ने न्याय, आज़ादी और बराबरी के सिद्धांतों पर बने एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। आज़ादी के बाद का सफ़र चुनौतियों और जीतों दोनों से भरा रहा है। नेहरू के दौर में गरीबी जैसी बड़ी मुश्किलों के बावजूद एक मजबूत लोकतंत्र की नींव पड़ी। बाद में हरित क्रांति ने देश को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, तो वहीं इमरजेंसी जैसे दौर ने लोकतंत्र की परीक्षा भी ली। और फिर 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को दुनिया के मंच पर एक नई आर्थिक ताकत बना दिया। और इस तरह हम वापस उसी ताने-बाने पर आते हैं। भारत का इतिहास असल में निरंतरता और बदलाव, एकता और विविधता के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। ये एक ऐसी सभ्यता है जो अपनी पुरानी जड़ों से ताकत भी लेती है और साथ ही नए विचारों को अपनाकर खुद को लगातार बदलती भी रहती है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, ये हजारों साल पुरानी विरासत आज हमारे वर्तमान को कैसे बना रही है और आने वाले कल के लिए इसके क्या मायने हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी